नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का गोधूली भाग 2 पढ़ने वाले हैं जो हिंदी विषय का है। और इसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जो 2 नंबर पाठ की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर पाठ। आपको बताते चले कि इस 2 नंबर पाठ में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। 2 नंबर यानी कक्षा 10th के हिंदी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले 2024 में विद्यार्थी के हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम लोग ये 20 के दांत 2 नंबर पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं? 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आपको हम एक वीडियो डाले थे जिसमें पाठ और पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम वगैरह है, तो उसके बारे में जानना। यानी कि पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम वो दोनों के बारे में है। उसके अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें हम बताते चले कि 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। इसमें आपको बताए थे कि 20 के दांत, 20 मतलब जहर, 20 के मतलब क्या होता है? जहर होता है। और 20 के दांत, 20 माने जहर, यानी कि 20 का दांत यानी जहर के दांत के बारे में कौन लिखे हैं? तो नलिन बिलोचन शर्मा। यानी नलिन के आगे क्या होता है? नली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नली। नली माने नली। नली में क्या बहता है? नली में पॉल्यूशन बहता है, नली में गंदगी बहता है, यानी कि जहर बहता है। जहर यानी कि विष। नली में क्या बहता है? जहर बहता है। कोनो मिठाई वगैरह ये सब नहीं बहता, यानी कि नली में क्या बहता है? जहर बहता है, विष बहता है। इसलिए नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, यानी 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और इन्हीं में पूरी हम लोग जानेंगे, यानी कि संपूर्ण पाठ जो है इसका निचोड़ मात्र एक वीडियो में यानी सारांश की तरह है। लेकिन आपको सारांश जैसा महसूस होने नहीं देंगे, पूरी कहानी आपको जैसे पूरा भाव समझ में आए इस तरह से भाव की तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरा जैसे आप लोग कहानी पढ़ते हैं वो बिल्कुल पूरा कहानी आप पढ़ गए, इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका जो निचोड़ है, आपका पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनके मम्मी पापा के क्या नाम है, उनके पूरी बात हम लोग जानने वाले हैं। यानी कि 2 नंबर पाठ है 20 के दांत। 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन, नली, नली माने क्या? नली में विष बहता है, तो 20 के दांत यानी नलिन बिलोचन शर्मा। बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको याद रहे, आपको पाठ और लेखक से आपको 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, तो इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए हम नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो सारी बात जानेंगे। जन्म कब हुआ? ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, पटना के बरहद बिहार में हुआ था। पटना के बदरघाट बिहार में इनका जन्म हुआ था। पटना के बदरघाट बिहार में इनका जन्म हुआ था। और ये 18 फरवरी 1961 यानी 16 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात किया जाए तो ये निधन इनका 12 सितंबर, निधन मतलब मृत्यु, निधन का मतलब मृत्यु, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी। याद रखिएगा, थोड़ी सी एक कंफ्यूजन वाली बात आपको दूर करने वाले हैं कि जन्म और मृत्यु आपको कैसे याद रखना है। याद रखिएगा कि 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1961 में, याद रखिए 19 आगे रहेगा ही, बस एक आगे पीछे हो जाएगा। यानी कि 16 यानी कि पहले आता है, तो पहले जन्म होता है, मृत्यु जन्म होता है, तो जन्म होता है यानी कि 16 वाला मृत्यु हो जाए, जन्म हो जाएगा, और 61 वाला क्या हो जाएगा? मृत्यु। यानी अंक बस पीछे लास्ट वाला 2 अंक है वो चेंज कर देंगे तो आपका मृत्यु आ जाता है। क्या आ जाता है? मृत्यु आ जाता है। तो याद रखिएगा मृत्यु। और ये इनका तस्वीर है, फिगर है। आपको बता दें कि इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। बस 2 पीछे वाला जो अंक है वो खाली चेंज हो जाएगा। तो जन्म मृत्यु कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, याद रहेगा ज्यादा बढ़िया से। उनके पिता का नाम देखिए, उनका पिता का नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा याद करने में दिक्कत हो, लेकिन आप लास्ट वाला नाम से भी, सरनेम से आप याद रख सकते हैं इनको, या आप पूरा नाम भी आप याद कर लीजिए। क्या है? उनके पिता का नाम है महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा।
याद रखिएगा, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, और ये दर्शन शास्त्र, दर्शन और साहित्य के महान विद्वान थे। उनके पिताजी, ये तो महान साहित्य के विद्वान है ही, उनके पिताजी भी महान विद्वान थे। दर्शन और साहित्य के, दर्शन और साहित्य के महान क्या थे, ये विद्वान थे इनके पिताजी। कौन? शर्मा जी, जिनका नाम है महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा, इनके पिताजी का नाम है। और एक क्या जी का? दर्शन का और साहित्य का बहुत बड़े विद्वान थे, महान विद्वान थे। इनके माता जी का नाम जानेंगे तो रत्नावती शर्मा नाम है। माता जी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा। इनके माता जी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। इनके विशेषता के बारे में अगर जाने तो ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी भोजपुरी बहुत ज्यादा बोलते थे, भोजपुरी में ज्ञाता थे, यानी इनका जो मेन जो भाषा था इनका, ये क्या था? भोजपुरी था। यानी बिहार में भोजपुरी ज्यादातर चलता है, इसलिए इनका नाम जो है भोजपुरी है, जो इनका मेन भाषा में आता है। आगे इनकी बात अगर हम चर्चा करेंगे लेखक के बारे में ही, कि नलिन बिलोचन शर्मा, इनका स्कूली शिक्षा, यानी स्कूल में जो प्राथमिक शिक्षा हुआ था, स्कूली शिक्षा का मतलब आप जानिए, प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम बता रहे हैं। यानी स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से इन्होंने की है, कब की है, तो ये हम लोग जानेंगे पटना कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है, प्राथमिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। उसके बाद आगे के जो ग्रेजुएशन वगैरह सब हो, ये अलग अलग यानी कि अलग क्लास में किए, वो पटना से ही किए थे। कहता कि उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल ग्रेजुएट का जो क्लास किए, ये पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में क्या किए? एमए किए हैं। संस्कृत में और हिंदी में क्या किए हैं? एमए किए। साथ में हम लोग सेवा के बारे में जाने तो ये हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में एक कॉलेज है, इसमें क्या रहे? ये अध्यापक शिक्षक के रूप में नियुक्त रहे। साथ में रांची विश्वविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे, यानी कि टीचर के रूप में, हेड मास्टर के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में रहे। क्लियर? चलिए, ये इन्होंने सेवा दी है, यानी कि जॉब किए इतना दूर। उसके बाद विशेष कार्यकाल जानेंगे। विशेष कार्यकाल 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एक अध्यक्ष बने जी, और मृत्यु होते होते तक, यानी मृत्यु होते तक, यानी जिस पद पे थे उसी पद पे रहते रहते इनका मृत्यु हो गया था, यानी कि इनका मृत्यु उपरांत तक इस पद पर कार्य करते रहे। क्लियर? चलिए आगे जानेंगे इनकी उपाधि के नाम, यानी कि इनका उपनाम क्या मिला। ये हिंदी कविता में ये प्रपथवाद थे, है ना, के प्रवर्तक हुए, आधुनिक शैली के आलोचक हुए। आधुनिक शैली यानी आजकल के जो शैली है उसके आलोचन करने वाले आलोचक भी इन्होंने हुए। इनकी हम लोग प्रमुख रचनाएं के बारे में अगर जाने तो उनकी रचनाएं कुछ है जो आपको 11 के आसपास में आपको दिखाई दे रहा है, तो इन सबको हम प्रमुख रचना के बारे में जानेंगे। रचना भी याद रखिएगा, ताकि रचना भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे, उस समय तो बताएंगे ही, साथ में अभी हम लोग जो मेन चीज है ये इनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग को जो भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, एक कहानी है, याद रखिएगा। 20 का दांत जो है एक कहानी है, और पूरी कहानी में हम लोग आधी बात तो जानना पड़ता है लेखक के बारे में, और आधी बात कहानी के बारे में पढ़ना होता है। आपको भले पेज आपको ज्यादा मिल जाएगा कहानी के, और लेखक का कहानी आपको पेज एक को मिलता है, लेकिन पूरी बात आपको लेखक में से ही क्वेश्चन में ज्यादातर आता है। कहानी में से कुछ कुछ आता है, लेकिन वो भी आता है। हम लोग जानेंगे क्या कि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, इनके प्रमुख रचनाएं के बारे में जानेंगे। तो इनका प्रमुख रचना में पहला रचना आता है दृष्टिकोण। पहला रचना क्या आता है? दृष्टिकोण आता है, जिसमें दूसरा रचना के बारे में जानेंगे साहित्य का इतिहास दर्शन। दूसरा नंबर जो है नलिन बिलोचन शर्मा का दूसरा नंबर रचना जो लिखे हैं वो क्या नाम है? साहित्य का इतिहास दर्शन। तीसरा जानेंगे मानदंड। तीसरा नाम क्या है? मानदंड। तीसरा इनका जो प्रमुख रचना में आते हैं, जो तीसरा नंबर में मानदंड आते हैं। चौथा नंबर जानेंगे कि हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, यानी प्रेमचंद से ये हिंदी में उपन्यास लिखे थे, और ये है। और 5वां नंबर की बात किया जाए तो साहित्य तत्व और आलोचना, साहित्य तत्व का और आलोचना का इन्होंने बुक लिखे। और इनके बारे में अगर हम छठा जानेंगे, जो छठे से ही लिया गया हमारा ये 20 का दांत है। छठा जो है 20 के दांत और अन्य कहानियां, यानी एक ग्रंथ का नाम है, पूरा संग्रह का नाम है 20 का दांत और अन्य कहानियां, और उसी से लिया हुआ हमारा 20 का दांत कहानी है, जो छठा नंबर से ऑब्जेक्टिव में आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 7वां नंबर हम लोग जान रहे हैं, देखिए क्या कहता है कि नकेन के
प्रपद, नकेन के प्रपद। दूसरा का है अगला नंबर कि नकेन दो, नकेन दो। 9वां नंबर की बात करें तो ये सदल मिस्र ग्रंथावली, सदल मिस्र ग्रंथावली इनका एक बुक है। अगला 10वां नंबर अगर बात जाने तो अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ नाम का एक बुक है। और A11 सबसे लास्ट नंबर आपको बता रहे हैं कि संत परंपरा और साहित्य नाम का एक ग्रंथ है, इसका भी इन्होंने रचना कर चुके हैं। क्लियर? चलिए इनके बारे में तो बात हो गया। अब हम लोग कुछ कुछ बात जानेंगे इनकी कहानी क्या, इनके जो 20 का दांत है उस कहानी में आखिर पात्र कौन कौन है। तो आपको बता दें कि इस कहानी में कई सारे पात्र हैं, लगभग 8-9 पात्र मिल जाते हैं। और 8-9 पात्र के बारे में बता दें तो आपको बताते हैं कि एक सेन साहब नाम के धनी व्यक्ति हुआ करते थे, यानी है धनी व्यक्ति हैं जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, और गरीब और अमीर के तुलना के बारे में इस कहानी में बताया गया है। एक सेन साहब नाम करके एक व्यक्ति हैं, उनके एक पत्नी होती है, उनकी 4 बेटियां होती है, उनकी 4 नहीं 5 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। उनकी 4 नहीं 5 बेटियां होती है, पांचों का नाम आपको दिया गया है, जिसका नाम पहला का नाम है सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली और आरती। और एक उनका बेटा होता है जो सबसे लास्ट सबसे छोटा बेटा होता है, वो अपने घर के नियम में और अपने नियम में क्या होता है अपवाद होता है, जो ए है जिसको हम लोग कासू कहते हैं, और इसका उपनाम खोखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको इसके बारे उनके परिवार के बारे में तो बता दिए कि एक सेन साहब है, सेन साहब की एक पत्नी होती है, 5 बेटियां, एक बेटा होता है, उसके यहाँ एक ड्राइवर होता है। उसके यहाँ कौन होता है? एक ड्राइवर होता है, जो उनसे यहाँ जो एक बहुत महंगी कार होता है, जो 7,000 रुपया में किना हुआ एक कार होता है। उस जमाने के पहले के जमाने का बहुत ही नई चमचमाती का काली ब्लैक रंग की एक कार होती है। और उसी में बताते हैं कि उन्हीं के यहाँ एक किरानी के काम करते हुए होता है, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि उसका नाम होता है गिरधर। क्या नाम होता है? गिरधर। गिरधर का एक पत्नी होती है और एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मदन। उसका नाम क्या होता है? मदन। और इसी 5-6 जितना हम लोग हैं पूरे परिवार में पूरी कहानी आपका कंप्लीट हो जाता है। हम लोग चाहे जानेंगे पूरी कहानी, इनमें जितने पात्र हैं सभी पात्रों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेन साहब की 5 पुत्री थी। सेन साहब की कितनी पुत्री थी? 5 पुत्रियां होती है। सेन साहब की 5 पुत्री थी, पांचों का नाम है सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती। याद रखिएगा, यह हमको पूछा जाता है, कभी भी आता है कि सेन साहब के पुत्रियों का नाम या सेन साहब के पुत्र का क्या नाम होता है, इसके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेन साहब का जो पुत्र है, पहले तो जानेंगे उसके पुत्री के बारे में। 5 पुत्री होते हैं, जिसमें सीमा एक होती है, रजनी होती है, लाजो होती है, शेफाली होती है, और 5वां नंबर में आरती आ जाती है। एवं उनके एक पुत्र भी होता है जिसका नाम कासू, और उसे खोखा के नाम से प्रसिद्ध, यानी प्यार से उसे खोखा कहते हैं, यानी कि उसका मेन नाम क्या होता है? कासू होता है। और इसी कासू की पे ही कासू का ही बिड़ैले ढाल से ही हम लोग पूरी कहानी जानेंगे, जिसमें इसका दांत टूट जाता है और वही उसका 20 का दांत होता है, जो 2 दांत टूट जाता है। चलिए हम लोग पूरी बात देखेंगे। सबसे पहले इसके विशेषता के बारे में जानेंगे, विशेष आखिर इस कहानी में हमको जानना क्या है, ये जानेंगे। कहता है कि इस अध्याय में जो हम लोग अध्याय पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में 20 के दांत, जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह क्या है? ये 20 के दांत और अन्य कहानियां से लिया गया है। कौन कहानी से लिया है? 20 के दांत और अन्य कहानी का एक संग्रह है, कहानियों का संग्रह। 20 के दांत और अन्य कहानियां, उस कहानियों का संग्रह से लिया गया 20 का दांत नाम का ये चैप्टर। अब जानेंगे इसके बारे में कि ये कहानी मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग मतलब मिडिल फैमिली, ये ना ज्यादा गरीब और ना ज्यादा अमीर, उसके बीच वाले जो फैमिली होते हैं, उस मिडिल फैमिली और अमीर परिवार के दोनों के बीच वाले जो कहानी होते हैं, उनके बीच के बारे में बताया गया है। कथा की यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधी के उजागर करती है। इस कहानी में एक और उच्च वर्गीय के, यानी उच्च वर्ग मतलब उच्च यानी कि अमीर लोग, एक मध्य वर्गीय यानी कि ज्यादा न गरीब और न ज्यादा अमीर, मध्य वर्गीय होता है। जैसे हम लोग सब आते हैं मध्य वर्गीय में, तो मध्य वर्गीय और अमीर के बीच के जो रिलेशन होता है उसके बारे में दर्शाया गया है, यानी भेदभाव को दर्शाया गया है। कहता है कि इस कहानी में एक और उच्च और मध्य वर्गीय सेन साहब, मध्य वर्गीय सेन साहब जो मालिक हैं, इसमें राजा का जो किरदार निभाते हैं वो है। कहता है कि सेन साहब के लिए लिंग भेद, लिंग भेद मतलब लड़का और लड़की में भेद, लड़का और लड़की में भेद, इस लिंग भेद को कहते हैं। यानी कि लिंग भेद जैसे कुछ संस्करणों, यानी कुछ संस्कारों का, उन संस्कारों का बताया गया है ना। तथा दूसरी ओर नौकरी पेशा, जो नौकरी पर
नौकरी पर रोजगार करने वाला, जो नौकरी बन करके रोजगार करता है, उस नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय गिरधर पर थोपी गई कुछ बंदिशें होती हैं, उनकी बहादुरी, साहस और संघर्ष दिखाया गया है। कहता कि यह कहानी सामाजिक भेदभाव और लिंग भेद, सामाजिक भेद और लिंग भेद की और आक्रामक स्वार्थ पर छाया में पलते हुए प्यार दुलार को, कुपरिणाम को एक उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरी सारांश जानेंगे। सारांश है, देखने में आपको सारांश लगेगा, लेकिन ये सारांश पूरी भाव को स्पष्ट करता है। ये आप बिल्कुल क्लियर है, निश्चिंत रहिए, आपको पूरा चीज मिलने वाला है। सबसे पहले पाठ का सारांश हम लोग जानेंगे। पाठ का सारांश मतलब एक पाठ का पूरा एकदम छोटा रूप है, लेकिन समझाएंगे आपको बढ़िया से। देखिए पहले क्या कहता है, कहता है कि सेन साहब एक बड़े परिवार, जैसे धनी परिवार में होते हैं, जैसे राजा महाराजा आप कह सकते हैं, कोई भी कहानी आप राजा महाराजा शुरू होता है, इसमें सेन साहब से शुरू होता है। यानी सेन साहब नाम का एक व्यक्ति होते हैं, वो बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके परिवार की बात किया जाता है। उनके कहता है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब का थे, एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 बेटियां होती है। उनकी कितने बेटे होते हैं? 5 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। यहाँ से कहानी आपका स्टार्ट है। ये सेन साहब एक बड़े परिवार के आदमी होते हैं, एक अमीर आदमी है और उनकी 5 बेटियां होती है और एक बेटे, सबसे लास्ट में बेटा होता है। सबको उम्मीद नहीं होता है, फिर भी लास्ट में बेटा जन्म ले लेता है। यानी कि 5 बेटियां के बाद में एक बेटा होता है, जो पता है कि जो सबसे लास्ट वाला बेटा होता है, एकलौता बेटा होता है, उसका मान आदर पूरा जोर शोर से होता है। उसी तरह से ये बेटा है। कहता कि बेटियों के लिए हर काम करने के लिए, बेटियों को हर काम करने के लिए एक नियम बना दिया गया था। ये बेटी को, उनके घर में जितना बेटी होती है, सारी बेटियों को घर में रहने के लिए, कोई काम करने के लिए, यहाँ तक खेलने कूदने के लिए, हंसने मुस्कुराने के लिए भी नियम बना दिया गया था। और वही में खेलने कूदने का जो समय भी शाम को निर्धारित कर दिया गया था, जब अंधेरा टाइप के हो जाता तब, और वो भी में खुल करके नहीं हंस सकती थी, ऐसा नियम बनाया गया था उनके घर में। कहता है कि बेटियों को हंसने के लिए, यानी खेलने कूदने करने के लिए, हर काम करने के लिए नियम बना दिया गया था। जैसे मुस्कुराना अगर चाहे, अगर वो मुस्कुराना भी चाहे तो सिर्फ शाम के समय वो मुस्कुरा सकती है, वो भी में ज्यादा ठठाली करके, पूरा हिलकोर करके नहीं, आराम से, वो जो जिसको बोलते हैं ना तो मुस्कान करना, वो वाला मुस्कान। कहता है कि उसका खेलना, पढ़ना, लिखना सभी का समय बना दिया गया था। पढ़ने का, खेलने का और लिखने का सभी का क्या बना दिया गया था? समय बना दिया था, कि टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया था। कहता है कि सेन साहब के परिवार में, सेन साहब के पास भी एक कार होती है। सेन साहब के क्या होते हैं? एक कार। सेन साहब के पास एक कार होता है, वो नई चमचमाती कार लाते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, वो 7,000 में लाते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कितने पैसे में खरीदा जाता है वो कार, तो 7,000 का ब्लैक कलर के काली चमचमाती कार होती है ना। सेन साहब के पास में एक कार थी जिसे उनका बहुत नाज था, यानी उस कार पे उसे बहुत ज्यादा नाज होता था, यानी बहुत ज्यादा उनको उस कार पे घमंड था। अगर उसकी कार पे थोड़ा भी गंदा लग जाता तो उसका क्लीनर मतलब जो साफ करने वाला होता है वो, और सेफार, सोफर माने होता है जो ड्राइवर आप कह सकते हैं। सोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर आप कहिए। इस कहानी में सोफर लिया गया है, यानी सोफर मतलब ड्राइवर है। कहता है सफाई करने वाला जो कर्मी होते हैं और ड्राइवर, इन दोनों की बात किया गया है। कहता है क्लीनर, अगर उस कार पे थोड़ा सा भी अगर गंदगी लग जाए तो क्लीनर यानी सफाई कर्मी को, ड्राइवर को, दोनों को डांट पड़ती थी। क्या पड़ती थी? डांट पड़ती थी। यहाँ तक कि गालियां सुनने को भी मिलती थी। उनकी के पास में रहने वाला एक कासू होता है, यानी कि उन्हीं का बेटा का है कासू। कासू सेन साहब का सबसे छोटा बेटा है और उनका आंखों का तारा है। कासू है उन्हीं का सबसे छोटा बेटा है और आंखों का तारा होता है। कासू है जो उन्हीं के घर में एक सबसे छोटा बेटा होता है और आंखों का तारा है। आगे जानेंगे कि एक दिन की बात है जब सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उछल पड़ा। एक दिन की बात है जब देख रहे हैं सेन साहब कि उनका जो ड्राइवर है एक औरत से उछल पड़ा है, यानी लड़ पड़ा है। क्यों लड़ पड़ा है ये जानेंगे। कहता है कि वो उछल पड़ा है, क्या पड़ा है? उलझ पड़ा है, लड़ पड़ा है। क्योंकि उसका एक 5-6 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मदन। उस औरत का 5-6 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है? मदन। इसी मदन की कहानी और कासू का कहानी हमको जानना है। कहता है कि 5-6 साल का ये मदन होता है और ये मदन जो है उस कार को देखते ही उसके दिल मचल जाता है उस कार को छूने के लिए। वो कार को छूने के लिए जाता है। ड्राइवर को लगता है कि कार को गंदा करने के लिए आया है और उसको डांट देता है, जिसके उस औरत जो है, उसकी माँ, मदन की माँ, उस ड्राइवर से बकझक हो जाता है, यानी कि बात हो जाता है, उलझ जाता है।
है ना। कहता है कि छू करके गंदा कर रहा है। क्या कहता है, 5-6 साल का लड़का है जो बेटा मदन, 5-6 साल का लड़का जो है, 5-6 साल का बेटा मदन को छू करके और गंदा कर रहा था, यानी कार को गंदा करने पर आरोप लग जाता है। कहता है और जब शेफर यानी कि ड्राइवर मना किया तो उल्टा उससे उलझ पड़ी। यानी जब ड्राइवर मना करता है कि कार को मत छुओ, तो वो लेडीज है जो इससे क्या हो जाती है, ये उलझ पड़ती है, लड़ पड़ती है। तो कहता है तब तक कासू ने कार की निचली बत्ती की तोड़ दी। निचली कार में जो रेड कलर का जो बत्ती होता है उसको तोड़ देता है। कौन? कासू। यहाँ पर तो लड़ाई उड़ाई हुआ, सेन साहब आए और डांट दबा करके ये कासू के माँ को कि कासू के माँ तुम यहाँ पर रह करके गलती की हो, तुम जाओ, अगला बार से ऐसा ना करें, तो बहुत भारी पड़ेगा, और ये करके डांट देते हैं। अब कुछ ही देर के बाद तुरंत क्या होता है कि तब तक कासू निकलता है, कासू अपने ही कार के, कासू जो मालिक का बेटा, सेन साहब का बेटा है कासू, वो अपने ही गाड़ी का रेड कलर का जो बत्ती होता है कार में उसको तोड़ देता है। क्या करता है, निचली बत्ती का लाल शीशा को फोड़ डाला। क्या किया? फोड़ डाला। लेकिन सेन साहब को बुरा नहीं लगा। सेन साहब जो है ये बुरा नहीं माने। सेन साहब जो है वो क्या नहीं माने? बुरा नहीं माने। सेन साहब बुरा नहीं माने, याद रखिएगा, बुरा नहीं माने। वो अपने ही बेटे जब तोड़ दिया तो सेन साहब बुरा नहीं माने। वो सोचे का कि हमारा बेटा है, ये तोड़ फोड़ कर चेक कर रहा है, मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। अब यहाँ समझिए कि सेन साहब का बेटा है वो इंजीनियर बनेगा। अपने जो रिलेशन वाले आते थे उन सबको कहते थे क्या कि मेरा बेटा है क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। कहता है कि दूसरे दिन कासू जब शाम को बगल वाली जो गली होता है, यानी बंगला का जो बगल वाली गली है उससे जा रहा होता है, यानी जा पहुंचता है। कहता है वहां पर मदन है जो बच्चों के साथ में क्या खेल रहा था? लट्टू नचाने के लिए खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। कहता है कि दूसरे दिन कासू बगल वाली गली में, यानी अपने महल के, अपने घर के बगल वाली गली में जाता है, तो वहां पर देखता है कि मदन अपने साथियों के साथ में क्या खेल रहा होता है? लट्टू नचाना का खेल खेल रहा होता है, लट्टू नचा रहा होता है। जब कासू ने लट्टू मांगा, कासू जब गया और वहां पर यानी कि गया जाकर के बोलता है कि मुझे भी लट्टू दो, मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। जब लट्टू मांगा कि मैं भी नचाऊंगा लट्टू, तो मदन ने उसे क्या किया? भगा दिया। क्या किया? भगा करके बोला, कहा कि अपने बाबा के कार पर जाकर बैठ, अपने बाबा के कार पर जाकर बैठ, अपने पापा के कार पर जाकर बैठ। कासू को गुस्सा आ गया। कासू को कहा गया? गुस्सा। कासू जैसे सुना कि हमको भगा रहा है, हम इतना बड़े, हम इस सब के मालिक हैं और हमको भगा रहा है, हमको भगा रहा है, इसको क्या हो गया? बुरा लग गया, गुस्सा आ गया। वो घर में भी ऐसा ही करता था। वो घर में भी अपने बहनों के साथ में नौकरों के पर हाथ उठाया करता था, अपने बहनों पर हाथ छोड़ जाता था। गलती जब कुछ करते इसको गुस्सा आ जाए तो अपने बहनों को ही मारता था, यहाँ तक के नौकरों को, माँ बाप को भी बोल देता था, यानी कि नौकरों पर हाथ उठाया करता था। उसी तरह मदन पर भी इस खींचकर और एक जड़ दिया, यानी मदन को भी उठा और खींच करके क्या किया? एक घुसा दिया। मदन भी कासू का उठाया और टूट पड़ा। कासू पर क्या पड़ा? टूट पड़ा। दोनों में झगड़ा हो गया। बाकी जितना उसके साथी थे वो दोनों अगल बगल हो गए। यानी कि यहाँ पर एक बात आता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौवा है जो हंस है जो कौओं के जमात में जाने के लिए ललक पड़ा। यहाँ पर एक बात आता है कि हंस है जो कौओं के जमात में जाने के लिए क्या हो गया? ललक पड़ा। ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा बात एक आता है और उसे इसमें थोड़ा सा हटा दिया गया, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर जब लड़ता है तो जिसमें 20 का दांत टूट जाती है, यानी कि मदन ने कासू का 2 दांत मारकर तोड़ देता है, जिसमें 2 दांत टूट जाता है, वही को 20 का दांत बोलते हैं, कि उसी को 20 के दांत, यानी वो जब दांत टूट जाता है तो घर में अच्छे से बर्ताव करने लगता है, नहीं कि जहर वाला दांत, जो अमीरी वाला घमंड वाला दांत था वो उसका टूट जाता है। अब जानेंगे आगे कि और घर पर मार खाने के डर से वो रात को घर पे नहीं पहुंचता। ये मदन है, जब लड़ाई ऐसा होता है और जो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, खोखा चला जाता है अपने घर पे और मदन घर पे रात को घर पे जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार पड़ेगा। जब मम्मी पापा को पता चलेगा कि उनके बेटे को मारा है तो मार पड़ेगा, ये अपने मार के डर से अपने घर पे नहीं जाता है, अपने घर पे, यानी कि कहता है कि रात को, यानी घर पे मार खाने के डर से रात को देर
से घर लौटा, यानी रात को देर से घर लौटा। कब? जब जबरदस्त की भूख लगी, यानी बहुत तेज की इसको भूख लगी, तो चुपके से घर गया। चुपके से यानी कि घर का जो बाहर वाला जो होता है दूसरा गेट, उससे वो घर गया, घर में प्रवेश करता है, अंदर जाता है। और जब मदन सोने के लिए जा रहा होता है, अंदर प्रवेश करता है, अंदर गया, खाना वाना खाया, खाना वाना खा के जब सोने के लिए जा रहा होता है, तब देखता है कि अपने किससे, अपनी माँ की बातों या पापा की बात को सुन रहा होता है। आज सुनता है जिसमें उसकी माँ और पापा ये बात करते हैं कि मेरा बेटा जो है बहुत अच्छा किया है, जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा मदन कर दिया, इतना दिन से मैंने नहीं किया वो काम मेरा बेटा कौन कर दिया? मदन कर दिया है ना। कहता है कि इस तरह से जा रहा होता है, जैसे वो जा रहा होता है सोने के लिए चारपाई के पास, तब उसका पैर है जो एक लोटे से टकरा जाता है। क्या होता है? एक पैर है उसका जो लोटे से टकरा जाता है, और टकराया और उसके पिता की आवाज सुने। टकराया तो टंझन के जो आवाज होता है उससे उनके पिता आवाज सुने, यानी गिरधर आवाज सुना, और सुन करके वो कमरे से बाहर निकला। सुन करके वो बाहर आए, यानी कमरे से बाहर निकले। मदन है जो डर गया। मदन क्या हो गए? डर गए। कहता है कि मदन डर गया और आज भी मुझे मार पड़ेगी। उसे लगा कि आज भी मुझे क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। लेकिन उसके पिता ने उसे लपक कर गले पर, यानी लपक कर उसे पकड़ लिया और उसे इतना प्यार किया जितना उसे पहले कभी नहीं किए थे। यानी कि जब जैसे ही उनके पिताजी आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, जब लोटा के पैर पड़ता है तब ऐसे ही मदन डर जाता है और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाता है मार खाने के लिए। और उनके पिताजी को देखते हैं तो उसको गले लगा लेते हैं और इतना प्यार करते हैं जितना उसको कभी प्यार नहीं किए थे, उतना प्यार करते हैं। और उसके पिता ने गर्व से कहा, उनके पिता कहते हैं गर्व से, शाबाश बेटे। क्या बोलते हैं? शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और एक तूने, तो कासू वे दो दो दांत तोड़ डाले। एक तेरा बाप है और एक तूने, तुम हो जो कासू के दो दो दांत मार कर क्या कर दे? तोड़ डाले। मदन के पिता सेन साहब के घर में नौकरी करते थे। मदन के पिता जो है वो सेन साहब के घर में क्या करता था? नौकरी करता था। और इस डर से सेन साहब के अत्याचार को सहते थे। इस डर से सेन साहब का अत्याचार को वो सहता था। कौन? मदन, ये गिरधारी कौन का सहता था? ये जो इसके पिताजी है वो सहता था। कहता है कि और कहीं नौकरी से न हटा दे। लेकिन इस बार मदन के पिता का सीना चौड़ा हो गया। इस बार मदन के पिता का सीना चौड़ा हो गया। वह अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। वह अपने पिता पर क्या कर रहा था? वो अपने बेटे पर गर्व करने लगा। गिरधर है वो अपने बेटे मदन पे गर्व करने लगा। अब उन्हें नौकरी जाने का कोई डर नहीं था। अब उसे नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि नौकरी पर से हटा दिया गया था। क्योंकि नौकरी पर से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। क्योंकि उसका बेटा जो है मदन कासू के 20 का दांत को तोड़ दिया था। और यह है कि 20 का दांत कहानी का जो शीर्षक होते हैं, उस कहानीकार ने इस शीर्षक को डाला है। यानी 20 के दांत की कहानी, जिसके द्वारा कहानीकार ने अमीरों और गरीबों पर अत्याचार करना और गरीब भी सहन करते करते उसका उचित जवाब देते हैं, इस बात को दर्शाया गया है। क्लियर? इसमें कहता है कि इस कहानी का उद्देश्य गरीबों और अमीरों के शोषण और अत्याचारों पर प्रकाश डाला गया है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 20 का दांत महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। 20 के दांत है जो महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। और महल और झोपड़ी वालों के बीच के जो लड़ाई में महल वालों का ही जीत होता है, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। क्या कि इस कहानी में महल की जीत होती है और महल की जीत में भी हार दिखाया गया है इस कहानी में। और आपको बता दें कि महल की और झोपड़ी की लड़ाई में महल वालों की अक्सर क्या होती है? जीत होती है। चलिए एक दो पॉइंट है, उस 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। मदन है जो लट्टू घुमाने का, लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। तभी कासू उसे लड़ाई हो जाती है, तभी कासू को उससे क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। और मदन ने कासू के 2 दांत मार करके तोड़ देता है। यानी कि कासू का 2 दांत मार करके तोड़ देता है। कौन? मदन तोड़ देता है कासू की। क्लियर? चलिए एक और बात है, कहता है कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। कासू है जो सेन साहब के बुढ़ापे का
तारा था। साथ में सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा, सेन साहब की धर्म पत्नी ने कहा कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। क्लियर। चलिए ये आपका था। उसके बाद एक दो और है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वाले ही जीत होती है, महल वालों का ही जीत होती है। साथ में एक कहानी क्या महल वालों और झोपड़ी वालों के बीच की है। ये जो कहानी है ये महल वालों के झोपड़ी वालों के बीच की कहानी है। क्लियर। चलिए आज इतना ही। अगले दिन हम लोग अगला यानी पार्ट 2 लेकर आएंगे। यानी पार्ट 1 में हम लोग लेक्चर खाली देखे, पार्ट 1 में पार्ट 2 में हम लोग लघु तरीय और दीर्घ तरीय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पार्ट 3 जब आने वाला होगा उसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे ऐसा उम्मीद करेंगे और ऐसा ही आपको किया जाएगा, यानी पूरी तरह से समझा दिया जाएगा। और जो अगर क्वेश्चन छूट जाता है या कहीं पर अगर गलती होता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।